अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12। आज का टॉपिक है फिजिक्स ऑफ मैनी पार्टिकल्स। आज के टॉपिक में हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि बॉडी इज मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स। वी वुड लाइक टू थिंक ऑफ दिस बॉडी हैविंग अ सेंटर बट टू masses द सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज, अगर हमारे पास प्लेन में दो पार्टिकल्स हों तो उनका सेंटर ऑफ मास का फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, आर सी एम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है देखें। प्लेन हमारे पास एक एक्स एक्सिस प्लेन, दूसरा वाई एक्सिस प्लेन। पार्टिकल m1 m2 r1 m1 का पोजीशन वेक्टर है, m2 का r2 पोजीशन वेक्टर है। अब इन दोनों के ऊपर एक फोर्स जो लगेगी, टोटल फोर्स F, ठीक है, टोटल फोर्स F लगेगी। पार्टिकल्स हमारे पास दो हैं, सो F1 F2। अगर हम पार्टिकल 1 की बात करें, F1 पे जब हम फोर्स लगाते हैं, F1 इज इक्वल टू F एक्सटर्नल प्लस F12। अब ये 1-2 हमने क्यों लिया है? 1-2 इसलिए लिया है जब हमारे पास पार्टिकल दो होते हैं एक ही प्लेन में। हमने फोर्स लगाई M1 पे, M1 पे फोर्स लगाने की वजह से हमारा जो मास M2 है वो मूव करेगा। अब इसको पढ़ते कैसे हैं कि बाय 1 ऑन 2। फोर्स किसके ऊपर लगाई है? M1 के ऊपर लगाई है। उसने किसको मूव कराया? M2 को। सेम इसी तरह हमने F2 इज इक्वल टू F2 एक्सटर्नल प्लस F21, और F21 को हम पढ़ते हैं बाय 2 ऑन 1। बाय न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स किसके इक्वल होती है? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम के, और P इज इक्वल टू mv के इक्वल होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। हम क्या करते हैं, F1 और F2 से अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। F1 की जब हम P की जगह mv पुट करेंगे, d ओवर dt m1 v1 इक्वेशन 1, F2 इज इक्वल टू d ओवर dt m2 v2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? 2 बन जाएगी। अब क्या करते हैं, हमने 1 और 2 को मर्ज कर लेना है, ठीक है। सो बाय एडिंग 1 एंड 2, d ओवर dt m1 v1 प्लस d ओवर dt m2 v2 इज इक्वल टू f1 प्लस f2। d ओवर dt कॉमन था, हमने उसे बाहर निकाल लिया। m1 v1 प्लस m2 v2, f1 की वैल्यू हमने लगा दी है, यहाँ पे f2 की लगा दी है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ आप लोगों को पता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अब एक्शन और रिएक्शन सेम होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। अगर हम मास m1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इधर से, ठीक है, और f2 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सॉरी m2 के ऊपर फोर्स F2 लगा रहे हैं इधर से, अब ये दोनों फोर्सेस जो मैग्नीट्यूड है उनका इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। सो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। सेम होने की वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, ठीक है। ये वाली फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। रिमेनिंग में हमारे पास इक्वेशन जो बच जाएगी, d ओवर dt m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू f एक्सटर्नल प्लस f2 एक्सटर्नल। अब ये हमारी क्या है? टोटल फोर्स है। टोटल फोर्स किसके इक्वल थी? f के इक्वल थी। d ओवर dt m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू f, इक्वेशन 3। अब हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। वेलोसिटी आप लोगों को पता है किसके इक्वल होती है? अगर हम पार्टिकल 1 के लिए लें, v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, सो dr1 ओवर dt। v2 की बात करें हम, v2 इज इक्वल टू dr2 ओवर dt। पार्टिकल 1 के लिए उसका मास क्या था? m1 v1 इज इक्वल टू m1 dr1 d2, सॉरी dt। m2 v2 इज इक्वल टू m2 dr2 ओवर dt। सेम पहले की तरह इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 dr1 ओवर dt प्लस m2 dr2 ओवर dt। इक्वेशन हमने बना ली है। यहाँ से क्या किया हमने? d ओवर d2 को कॉमन ले लिया है, dt है, सॉरी बार बार मेरी ज़बान जो है फिसल जाती है।
इस इक्वेशन को 4 को हमने क्या किया है, ये देखिए m1v1 इसकी वैल्यू बन जाएगी ना ये वाली, तो इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसमें भी dt है, इसमें भी था, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा d2 ओवर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। f इज इक्वल टू d2 ओवर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2। अगर आप नोट करें ये किसका फार्मूला बन रहा है, एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जो न्यूटन की सेकंड मोशन होती है किसके इक्वल होती है, f इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होती है। अब हमारे पास यहाँ पे मैथ नहीं है, क्या करते हैं, f इज इक्वल टू m से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं, ताकि इक्वेशन जो है हमारी उसके ऊपर कोई असर ना हो, क्योंकि m जो है m से कैंसिल हो जाएगा ना, रिमेनिंग में हमारे पास वही टर्म रह जाती है। f इज इक्वल टू m ए सी, सेंटर ऑफ मास मालूम करने हैं, सो ए सी लिया है हमने m। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, d2r cm ओवर dt स्क्वायर, इक्वेशन 6 बन जाएगी। इक्वेशन 5 को और 6 को हम कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग m d2 rcm ओवर dt स्क्वायर m d2 dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m। जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं, m इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग में जो टर्म हमारी बच जाती है वो बच जाती है rcm इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m। अब ये m क्या है, m जो है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम का टोटल मास है वो m से डिनोट करें। और हमारे सिस्टम में क्या है, कितने पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं, 2 पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, एक m1 है, दूसरा m2 है। सो ये जो हमारा m है किसकी जगह ले लेगा, m1 प्लस m2 की। तो हमने m की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आ जाएगा। वैसे आप लोगों की सहूलत के लिए सर ने नोट्स कमाल के बनाए हैं, मुझे जस्ट आप लोगों को समझाना पड़ जाता है, लेकिन आप लोग भी देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, हर चीज़ आप लोगों की क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। अगर हम डायमेंशंस की बात करें, अगर हमने सेंटर ऑफ मास x डायमेंशन में लेना है तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर हमें क्या करना है, डायमेंशन y डायरेक्शन में लेनी है, सॉरी y डायमेंशन में लेनी है, तो क्या करेंगे, ये y वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पॉइंट 2 पे उसने एक एग्जांपल दिया है कि वन मास इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 2 cm एंड अ सेकंड मास इक्वल टू द फर्स्ट इज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 6 cm। दोनों जो मास हैं वो इक्वल हैं। द cm पोजीशन लाइज हाफ वे बिटवीन द टू एज यू कैन सी फ्रॉम। हमने क्या करना है, इसी सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लेना है, वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, इसमें पुट कर देनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आंसर हमारे पास 4 cm आ जाता है। Note that there is no physical body that is actually located at x cm is equal to 4 cm। वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये जो बॉडी लोकेटेड है जिसका सेंटर ऑफ मास 4 cm है और कोई बॉडी लोकेट नहीं कर रही, सो द सेंटर ऑफ मास कैन एक्चुअली बी पॉइंट वेयर देयर इज नो मैटर। तो इस वन बॉडी का मास, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी लोकेट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं, एक ही बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कोई भी बन सकता है। नाउ सपोज दैट द फर्स्ट मास इज 3 टाइम बिगर देन द फर्स्ट। अगर पहले वाला मास जो है वो 3 टाइम बिगर हो जाए तो क्या करेंगे, 3 टाइम उसको यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस 6m। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 cm आ जाएगा। दिस शोज दैट द cm लाइज क्लोजर टू द हैवी बॉडी, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवी बॉडी के करीब जो है वो लोकेट करेगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू। पॉइंट 3 पे वो कहते हैं फॉर n masses द ऑब्वियस जनरलाइजेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इज द फॉलोइंग। जैसे आप लोगों ने पीछे यानी कि वर्क डन, पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स उनके वर्क डन हम मालूम करते थे, W1 प्लस W2 W3 एंड सो ऑन Wn तक। सेम इसी तरह अगर वो कहते हैं कि n पार्टिकल्स हैं और उनका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, हमने उसी फार्मूले को एक्सपेंड कर देना है। कैसे, m1 r1 प्लस m2 r2 mn तक हमने उसको एक्सपेंड कर लेना है। अगर हमने पूरे सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो है
सेम एक साथ ही उसका सेंटर ऑफ मास लेना हो, तब हम फार्मूला लगाते हैं 1/m सिग्मा n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 1 m n r n। अब यहाँ पे ये जो r1 r2 rn है ये क्या हैं, वेक्टर्स हैं किन के, मैसेज के, m1 m2 mn जो मैसेज हमें दिए गए हैं उनके वेक्टर्स हैं। हैवियर मैस गेट मोर इम्पोर्टेंस इन द सम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास अगर सेंट्रल मैस में कोई हैवी बॉडी लाई कर रही है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी बनिस्बत उसके जिसका मैस कम होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो हमारा स्मॉल मैस होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे और सेंटर ऑफ मास जस्ट किसका लेंगे, हैवी बॉडी का। तो हम क्या करते हैं m2 r2 ओवर m2, हमने क्या किया, स्मॉल मैस को निगलेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा यहाँ पे m2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग में हमारे पास r2 आ जाएगा। हैंस द cm इज वेरी क्लोज टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ m2। ऊपर भी वो बोल चुके हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर हैवी बॉडी जो है वो लाई कर रही है हमारे प्लेन के अंदर, तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, हैवी बॉडी को देंगे। पॉइंट 4 पे वो बोलता है कि फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इट इज़ इजी टू सी वेयर द सीएम पोजीशन लाइज, यानी कि जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सफ़ेयर हो गया, सर्कल हो गया, बॉल को देख लें, अगर हमने उसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना तो हमें ऑलरेडी पता होगा उसका सेंटर जो है वो मिड में लाई करेगा। अगर सिलेंडर है, एक्सटेंडेड मैस सिस्टम होते हैं हमारे पास, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास हम कैसे मेजर करते हैं, हाफ हम इस साइड से मेजर कर लेते हैं, हाफ इस साइड से मेजर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट पे उसका सेंटर ऑफ मास बन रहा है। पॉइंट 5 पे बोलता है कि आवर डेफिनेशन ऑफ द सीएम अलाउज न्यूटन सेकेंड लॉ टू बी रिटन फॉर इंटायर कलेक्शन। कह रहे हैं कि जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो सेंटर ऑफ मास में यूज होता है। कैसे, अब देखिए, अगर हम वेलोसिटी के रेंज सेंटर ऑफ मास निकालें तो वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टाइम। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है तो हम आर लेंगे, dr/cm ओवर dt। अगर हमने पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऑफ वेलोसिटी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 1/m सिग्मा mn vn। सेम इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए ले लेंगे। अब आप लोगों को पता है जो फोर्स, नेट फोर्स होती है हमारी किसकी इक्वल होती है, ma की इक्वल होती है, MACM इज इक्वल टू सिग्मा FN। अब FN टोटल फोर्स में उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी होगी, उसमें इंटरनल फोर्स भी होगी। अगर हम इंटरनल फोर्स 0 कर देते हैं, जस्ट हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो सिग्मा F एक्सटर्नल किसके इक्वल आ जाएगा, MAC के आ जाएगा। इन द अबव वी हैव यूज न्यूटन्स थर्ड लॉ एज वेल। हमने ऊपर न्यूटन थर्ड लॉ यूज किया। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे उन्होंने F12 प्लस F21 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा यानी कि एक्शन फोर्स थी, यानी कि जो जितनी फोर्स हम F12 के ऊपर लगा रहे हैं उतनी फोर्स F21 पे लगाएंगे तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव था। तो जब इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको इस साइड पे ले आए हैं तो ये पॉजिटिव हो गई, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। पॉइंट 6 में देखें, कंसिडर रोटेशनल मोशन नाउ फॉर अ रिजिड सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। रिजिड मीन्स दैट ऑल पार्टिकल्स हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि तमाम पार्टिकल्स का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो फिक्स है। द काइनेटिक एनर्जीज, अगर हम उन्हीं पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सेम एज इट इज, जैसे हम वर्क डन पार्टिकल्स का मालूम करते हैं और एक्सेलरेशन मालूम करते हैं, सेम इसी तरह काइनेटिक एनर्जी हम मालूम करते हैं 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल के लिए 1/2 m3 v3 एंड सो ऑन। अब v1 स्क्वायर ये जो वेलोसिटी है ये हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी है जो हम लीनियर मोशन में यूज करते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक किसके ऊपर है, रोटेशनल मोशन के ऊपर है। सो रोटेशनल मोशन में v किसके इक्वल होता है, r ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। सो 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हम थर्ड पार्टिकल के लिए ले लेंगे। अब पूरे सिस्टम का किस तरह लेंगे, 1/2 सिग्मा mi ri स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब हमेशा आप लोग नोट करें जो मैस होता है, ठीक है, मैस किस यानी कि मैस जनरेट किसकी वजह से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, यानी कि मैस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया
बॉडी में पैदा होता है। नाउ सपोज दैट वी डिफाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर स्क्वायर, देन क्लियरली द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1/2 एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है ना। अब रोटेशन में, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मैस हम लीनियर मोशन में मैस यूज करते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन में हम इनर्शिया यूज करेंगे जो कि एम की जगह आएगा। और हमारी जो लीनियर मोशन होती है उसमें हम वी स्क्वायर यूज करते हैं, लेकिन जब हमारी मोशन रोटेशनल मोशन होगी तब हम ओमेगा वेलोसिटी की जगह ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे। हाउ सिमिलर दिस इज टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी स्क्वायर, यानी कि इसके इक्वली होती है, क्योंकि एम की जगह किसने ले ली है? इनर्शिया आई ने ले ली है, और वी स्क्वायर की जगह किसने ले ली है? ओमेगा ने ले लिया है। पॉइंट 7 पे देखें, टू फॉर्मलाइज ओवर सेल्फ विद आई लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग। Two particles M1 and M2 are connected by light rigid rod of length L। दो मैसेज हैं, रॉड के साथ कनेक्ट है, एक एंड सिरे पे उसके M1 कनेक्टेड है, दूसरे पे M2, और उस पूरे रॉड की जो लेंथ है वो कहते हैं वो कैपिटल L है। नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ द रॉड, रॉड के मास को निगलेक्ट कर दो। फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया, हमने रोटेशनल इनर्शिया फाइंड करना है। अब दिस सिस्टम अबाउट x इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड एट द डिस्टेंस x फ्रॉम M1। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि जो मैस एक M1 से कनेक्टेड है, दूसरा रॉड के दूसरे सिरे पर M2 कनेक्टेड है, पूरे रॉड की लेंथ L है। तो ये इक्वेशन उन्होंने कैसे बनाई है मैं आप लोगों को पेज के ऊपर अच्छी तरह से समझाती हूँ। ये हमारी डायग्राम आ गई, ठीक है। एक सिरे पे M1, दूसरे सिरे पे M2। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा मैस M1 है वो M2 से क्या है? ग्रेटर है, तो उसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो इधर लाई कर रहा है। M1 का सेंटर से फासला जो डिस्टेंस है वो x है, और M2 बॉडी का सेंटर से डिस्टेंस L माइनस x है। पूरे रॉड की लेंथ क्या है? L है। अब दोनों साइड्स क्या होती हैं? सेंटर का मतलब ही क्या है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। हम कंपेयर कर लेते हैं M1 x इज इक्वल टू M2 L माइनस x। M2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो x वाली टर्म है इस साइड पे ले आते हैं। ये माइनस की है, सो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी। सो x कॉमन ले लिया, M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M2L। अब x सेंटर ऑफ मैस मालूम करें, x cm ये हमारा सेंटर ऑफ मैस है, इज इक्वल टू M2L ओवर M1 प्लस M2। रोटेशनल इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, पूरे ये टोटल रोटेशनल इनर्शिया है, इज इक्वल टू M1 x स्क्वायर प्लस M2L माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिकॉज वी नो दैट द इनर्शिया ऑफ फर्स्ट मास प्लस इनर्शिया ऑफ सेकंड मास इज इक्वल टू द इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। यानी कि फर्स्ट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ऐड कर देंगे उसको सेकंड मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या होगा? टोटल सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा। इफ स्लोप ऑफ द फ्रिक्शन इज 0, अगर जो हमारी स्लोप है उसकी फ्रिक्शन हम क्या देते हैं वो 0 है, तो क्या करते हैं हम इसको 0 करने के लिए ये जो हमारी इक्वेशन 1 है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इनर्शिया का डेरिवेटिव लेंगे di ओवर dx 2m1x प्लस 2m2l माइनस x। di ओवर dx इज इक्वल टू 2m1x प्लस 2m2l माइनस x। अब हमारी क्या है? फ्रिक्शन तो 0 हो गई, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 2m1x प्लस 2m2l माइनस x इज इक्वल टू 0। और हमने यही इक्वेशन ड्राइव करनी थी। हमने क्या किया है? ये इक्वेशन भी ड्राइव कर ली है अपनी, और इसका जो सेंटर ऑफ मास था उसका फार्मूला भी ड्राइव कर लिया है। पॉइंट 8 पे वो कहता है कि ऑल दो मैटर इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट एटम्स, इवन इफ वन टेक स्मॉल पीस ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का एक स्मॉल पीस ले लेते हैं, देयर आर बिलियंस ऑफ एटम्स विद इन इट, सो इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ मैटर एज बीइंग कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब्ड।
Since a sum sigma become an integral, it is obvious that the new definition of inertia and RCM become. अब ये inertia इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम एंड आर सी एम 1/m सिग्मा आर डी एम, सिग्मा नहीं है सॉरी, इंटीग्रल है आर डी एम, ये कैसे फाइंड किया है उन्होंने? पॉइंट 8 की जो इक्वेशन उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मैस सिस्टम, ठीक है। पॉइंट मैस सिस्टम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होता। अब उसका मैस क्या है? m है, उसका रेडियस r है, वो रोटेट इस डायरेक्शन में कर रहा है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। उसके बाद x हमारे पास होता है एक रॉड, ठीक है। जो रॉड का सिस्टम होता है वो एक्सटेंडेड मैस सिस्टम होता है। जो एक्सटेंडेड मैस सिस्टम होते हैं वो किसी ना किसी चीज़ के साथ क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। उसका जो सेंटर ऑफ मैस मालूम करना हो तो क्या करते हैं? उनके मैस को हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब उस छोटे पार्ट में से एक पार्ट dm हम ले लेते हैं, ठीक है। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल dm r स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रॉड सिस्टम है जो किसी चीज़ के साथ कनेक्ट है, उसका मैस m है और इनर्शिया I है, वो रोटेट कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही हम एक पॉइंट मैस सिस्टम लेते हैं जिसका मैस m है और वो उसका रेडियस r है। दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये क्या है? कनेक्ट है। पॉइंट मैस सिस्टम किस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होता। वी टेक अ पॉइंट मैस ऑफ मैस m एंड रेडियस r। इनर्शिया किसके इक्वल आ जाएगा? एम आर स्क्वायर के, जो कि m इस r को क्या करते हैं? हम r स्क्वायर ले लेते हैं, कैपिटल R कर लेते हैं। दोनों क्या थे? सेम थे, बराबर थे, तो इसको हमने इसके इक्वल कर दिया। सो आर स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/m आ जाएगी। हमने ऊपर अपनी उस इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली इक्वेशन जो है इसमें पुट कर देना है आर स्क्वायर की वैल्यू। सो आर सी एम हमारे पास आ जाएगा 1/m इंटीग्रल r dm। पॉइंट 9 में हमने क्या करना है? हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है एक हुप का। हुप एक डिस्क को कहते हैं। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिया जाता है पेज पे ही आप लोगों को डायरेक्ट समझा देती हूँ मैं। ये देखें, ये हमारे पास एक क्या है? डिस्क है या हुप है, ठीक है। इस डिस्क का क्या करते हैं? हम छोटा सा पार्ट ले लेते हैं जिसका मैस जो है वो dx है, उसका रेडियस r है और एंगल क्या बना रहा है? d थीटा एंगल बना रहा है। मैस पर यूनिट लेंथ मैं लैम्डा से डिनोट कर लेती हूँ, किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, a से कर दो, b से कर दो, मैं लैम्डा से डिनोट करती हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू m ओवर लेंथ, लेंथ ऑफ द हुप। अब लेंथ ऑफ द हुप क्या होगी? ये पूरा सर्कल होगा, पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है वो 2π r के इक्वल होती है, जो कि जिसको हम आर्क भी बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू m ओवर 2π r। अब उसका जो एंगल था d थीटा वो किसके इक्वल होता है? आर्क ओवर रेडियस के, ठीक है। आर्क हमारी क्या है? dx, जो हमने छोटा सा पीस लिया था, रेडियस उसका r था, d थीटा एंगल आ गया। यहाँ से क्या करते हैं? dx की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, dx इज इक्वल टू r d थीटा। और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है? इंटीग्रल dm r स्क्वायर के, जो कि हम कहते हैं ये इक्वेशन 1 है। पॉइंट 2 पे हम क्या करते हैं? एक एलिमेंटल मैस लेते हैं, ठीक है। एलिमेंटल मैस किस? dm इज इक्वल टू लैम्डा dx, यानी कि dm किसके इक्वल होगा? मैस पर यूनिट लेंथ एंड dx के इक्वल होगा। यहाँ से dm की वैल्यू लैम्डा r, dx की वैल्यू लगाएंगे r d थीटा आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा r d थीटा r स्क्वायर इंटीग्रल लैम्डा r3, r से मल्टीप्लाई को तो r3 d थीटा, लैम्डा r3 d थीटा को हमने इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट लिमिट लेनी। अब लिमिट की बात जब होगी क्या है? पूरे सर्कल की हमने लेना था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरे सर्कल 0 से स्टार्ट करेंगे। ये पूरे सर्कल की लेंथ कितनी थी? 2π थी, तो 0 से 2π तक इसको d थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या
करना है, अपनी लिमिट लगानी है। सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा mr3/2πr डॉट 2πr, एक r से कैंसिल हो जाएगा, 2π से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो टर्म mr², ये हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस तरह हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो लिया जाता है, फाइंड किया। पॉइंट 10 पे ए लेस ट्रिवियल एप्लीकेशन स्टीड ऑफ हुप एज अबव, नाउ कंसिडर अ सॉलिड प्लेट। अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है सॉलिड प्लेट का, ठीक है। उन्होंने हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया है, ठीक है। dm की वैल्यू 2πr dr रो नॉट दी हुई है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को पेज के ऊपर फाइंड करके देती हूँ कि उन्होंने कैसे फाइंड की है। पॉइंट 10 में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था डिस्क का, यानी कि सॉलिड प्लेट का। वो कह रहे हैं उसका रेडियस जो है वो क्या है, r है, और उसमें से हम क्या कर लेते, छोटा सा पीस ले लेते हैं dr। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हुप I इज इक्वल टू इनर्शिया r² dm के इक्वल होता है। एरिया 2πr dr पहले ही उन्होंने दिया हुआ है। dm/m इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ 2πr dr ओवर पाई r²। यहाँ से हमने dm की वैल्यू निकालनी है 2r dr m ओवर r²। क्या करते हैं, dm की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो पुट करने के बाद इनर्शिया इज इक्वल टू r² डॉट dr, सॉरी 2r dr ओवर r² m। तो क्या होगा, ये r और ये r मल्टीप्लाई होंगे, तो r3 2r3 dr ओवर r² m। इंटीग्रल ले लेते हैं हम 2m r3 dr ओवर r²। हमने सॉलिड प्लेट का लेना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से लेकर r तक, पूरी इसका यानी कि 0 से लेकर r तक इसका हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे। इज इक्वल टू 2m r3 0 टू r इंटीग्रेट करेंगे r3 dr। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, आप लोग खुद करो, अपर लिमिट पुट करो देन लोअर लिमिट पुट करो। आंसर में हमारे पास क्या आ जाता है 1/2 mr²। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, एक सॉलिड प्लेट का है। पॉइंट 11 में वो कहता है कि यू हैव सीन दैट इट इज इजियर टू टर्न थिंग्स। चीज़ों को मोड़ना जो होता है वो आसान होता है, उनको टर्न करना इजी होता है। अ नट व्हेन चेंजिंग अ कार, टायर्स आफ्टर अ पंचर, व्हेन द अप्लाइड फोर्स एक्ट अ ग्रेटर डिस्टेंस पे जब फोर्स एक्ट की जाती है, दिस इज बिकॉज द टॉर्क इज ग्रेटर। We define torque is equal to r cross f from the magnitude is torque is equal to r f sin theta. Here theta is the angle between the radius vector and the force. क्या है y axis, ये है x axis। ये कोई रॉड है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स लगाते हैं f। फोर्स 2 डायरेक्शन में लगती है, f cos थीटा x डायरेक्शन में, f sin थीटा y डायरेक्शन में, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है r है। वो कहते हैं टॉर्क जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा होता है, मोमेंट ऑफ आर्म r के ऊपर डिपेंड करेगा, अप्लाइड फोर्स f के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ये टॉर्क की मैग्नीट्यूड फॉर्म है, क्योंकि ए बी साइन थीटा जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम साइन थीटा जो है वो यूज करते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। पॉइंट 12 में वो कहता है कि रिमेंबर दैट व्हेन अ फोर्स एफ एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस dr it does an amount of work equal to f dot dr. Now let us ask how much work is done when the torque act through a certain angle in the diagram below. यानी कि फोर्स की जगह अगर टॉर्क अप्लाई हो तो वर्क डन किसके इक्वल होगा, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, सो हम लेंगे f cos थीटा ds। अब उन्होंने पहले ही बता दिया है कि फोर्स की जगह हम इस एंगुलर मोमेंटम में क्या यूज करें, एंगुलर रोटेशन में होते हैं, तो एंगुलर रोटेशन में क्या यूज कर रहे हैं, टॉर्क का यूज कर रहे हैं। सो इस f की जगह f cos थीटा की जगह क्या ले लेगा, टॉर्क ले लेगा, और जो इसका डिस्टेंस हो वो d फाई ले लेगा। वो कह रहे हैं कि एट द कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम ऑल पार्टिकल्स, अगर हमने ऑल पार्टिकल्स का वर्क डन मालूम करना हो तब क्या करेंगे, डी डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू f1 cos थीटा r1 d फाई प्लस f2 cos थीटा r2 d फाई एंड सो ऑन। सबकी जगह यानी कि टॉर्क
जो एफ कॉस थीटा उसकी जगह टार्क को लगाओ, तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला बन जाएगा टार्क 1 प्लस टार्क 2 प्लस टार्क एंड डी फाई। वी नो दैट वर्क डन, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की ले रहे हैं, इज इक्वल टू सिग्मा टार्क एक्सटर्नल डी फाई के इक्वल होगा। अब ये बात यानी कि डी फाई डिस्टेंस है ना, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, ओमेगा डी टी लगा देंगे। नाउ कंसीडर द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू डी के इज इक्वल टू डी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे उन्होंने क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल प्रूफ किया है। आप लोग लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों को पहले करवा चुके हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल कैसे होती है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो यहाँ पे देखें वर्क डन इज इक्वल टू डी के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो हमारा जो सिग्मा टार्क आ जाएगा वो आई अल्फा के इक्वल आ जाएगा। 13 में बोलते हैं कि एक कंपैरिजन बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन क्वांटिटीज एंड फार्मूलाज। लीनियर में डिस्टेंस और मास को कैसे लिखते हैं, एक्सएम लिखते हैं। रोटेशनल में फाई और अनर्शिया, यानी कि मास की जगह अनर्शिया ले लेता है। वेलोसिटी डी एक्स ओवर डी टी, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे लीनियर में फोर्स यूज होती है एफ, और हम रोटेशनल में टार्क यूज करते हैं। टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा के इक्वल होता है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और डब्ल्यू यहाँ पे वर्क डन किस में होगा, टार्क डी फाई में होगा, क्योंकि फोर्स की जगह टार्क लेगी। रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन अक्कर सिमल्टेनियसली, फॉर एग्जाम्पल कार व्हील रोटेट एंड ट्रांसलेट। वो कहते हैं कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों ही एक साथ एक्ट कर रही हैं कार के टायर्स पर। तो इन दिस केस द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज क्लियरली द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ टू मोशंस, यानी कि उस पर रोटेशनल मोशन भी हो रही है उसमें, और साथ साथ उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है। तो उन दोनों की जो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी वो कैसे होगी, पेज पे मैं आप लोगों को क्लियर करके बताती हूँ कि ये कैसे हुआ है। अब देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, हम फोर्स लगाते हैं एफ, और वो रोटेट नहीं करती, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। उसकी वेलोसिटी जो है वो v है। अब जो लीनियर मोशंस में बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लीनियर वेलोसिटी कहलाती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर काइनेटिक एनर्जी। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। एंगुलर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब बॉडी किसी सर्कल में रोटेट कर रही होती है, बॉडी जब किसी सर्कल में रोटेट करती है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो वो किसके इक्वल होती है, k इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, रोटेशनल को एंगुलर को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी उस कार की आ जाएगी। Point 15. It will take a little work to prove the following fact that I simply state above. For a system of n particles, the total kinetic energy divides up neatly into the kinetic energy of rotation and translation, यानी कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्ट विद द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड राइट, उस यानी कि चेंज की हुई रोटेशन और ट्रांसलेशन एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वो है वी सी एम प्लस वी आई, यानी कि वी की जगह हम वी सी एम प्लस वी आई को यूज करेंगे, वेयर वी आई इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सी एम फ्रेम। अब देखें, उन्होंने कहा है कि v की जगह वेलोसिटी की जगह आप लोग क्या लो, वी सी एम प्लस वी आई। काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल थी, सिग्मा 1/2 m वी आई स्क्वायर। अब इस वी आई स्क्वायर को हम वी आई डॉट लिख सकते हैं 1/2 m i। अब इस v की जगह क्या लिख देते हैं हम, वी सी एम प्लस वी आई, दोनों को लिख दिया। अब ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, इनका स्क्वायर भी तो ले सकते हैं ना, एक लिख कर ऊपर स्क्वायर ले लेते हैं। देन हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को ओपन कर दिया। स्क्वायर रूट ओपन करने का तरीका आप लोगों को पहले से पता है, सो मैं नहीं बताऊंगी। 1/2 m i वी सी एम स्क्वायर प्लस 2 वी सी एम डॉट वी आई प्लस वी आई स्क्वायर। 1/2 m i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कहते हैं कि इफ द मोमेंटम इज जीरो, यानी कि ये देखिए 1/2 m i वी सी वी आई, ये क्या है, मोमेंटम ही है ना। अगर ये जीरो हो जाता है, ये वो टर्म क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। सिग्मा 1/2 m i वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 m i वी आई स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग में रह जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी
K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा 1/2 mi VCM स्क्वायर प्लस 1/2 mi V स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें काइनेटिक एनर्जी सिग्मा 1/2 mi VCM स्क्वायर प्लस 1/2 mi, उन्होंने V डैश लिया है, हमने V जस्ट लिया है VI स्क्वायर। अब ये जो V है ये रोटेशनल में है, ठीक है, रोटेशनल में। अगर हमने लेना है एंगुलर में लेंगे V की जगह क्या आ जाएगा RI स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m VCM स्क्वायर प्लस सिग्मा 1/2 mi RI ओमेगा स्क्वायर